बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 14 सितंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको अपडेट करते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में चल क्या रहा है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सबसे पहले सारी गहमा गहमी इस टाइम मौलाना फजल रहमान की तरफ है। देखिए किस्मत या हालात या मुकद्दर का सितारा कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सियासत में चंद सीटें होने की वजह से मौलाना फजल रहमान जो हैं वो आप ये कहें कि कश्शे शकल का मंबा बने हुए हैं, सियासी कश्शे शकल का मंबा बने हुए हैं। तमाम नज़रें, तमाम तवज्जो जो है वो मौलाना फजल रहमान की तरफ है और मौलाना फजल रहमान जो है वो ज़ाहिर है एक बेहतर डील काटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कहीं पर खुद मिल रहे हैं, कहीं उनका बेटा मिल रहा है। जिसको कोई लारा लगाना वहाँ बेटे को आगे कर देते हैं, जहाँ पर असल बातचीत करनी वहाँ पे फजल रहमान साहब खुद करते हैं। आज शाम को इंटरेस्टिंग बात हुई, बल्कि ये कल शाम से चल रही है। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था। कल शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मौलाना साहब की मीटिंग थी। फिर पता चला कि वहाँ पर तो हुकूमती वफ्द बैठा हुआ है और वो आज पता चला, हमने ये आपको कल खबर दे दी थी कि हुकूमती वफ्द फजल रहमान साहब से मिल रहा था। जब पीटीआई ने जाना था तो उनको बताया गया कि आप अभी ना आइए, हुकूमती वफ्द बैठा हुआ है। लेकिन ये तफसील नहीं थी कि हुकूमती वफ्द में कौन कौन बैठा हुआ है। बहरहाल आज वो तफसील सामने आई है कि हुकूमती वफ्द में शहबाज शरीफ साहब कल गए और उनको मनाने की कोशिश की। अब हुकूमत क्या मनाना चाहती है? हुकूमत ये मनाना चाहती है कि हम जजों की उम्र बढ़ा दें ताकि काजी फायज ईसा साहब रह जाएं और उसके साथ साथ जजेस का नंबर भी बढ़ा दें ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन भी जाएं तो उनको कंट्रोल किया जाए। तीसरी तरफ एक आईनी अदालत भी बनाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, जिसका मतलब ये होगा कि आम मुकदमात ये सुप्रीम कोर्ट सुने, लेकिन कोई भी ऐसा मुकदमा जो किसी भी तरह से सियासत से रिलेटेड हो, रियासत से रिलेटेड हो, पार्लिमान से रिलेटेड हो, कानून साजी से रिलेटेड हो, 184 और इस तरह के तमाम मुकदमात जिससे हुकूमत वक्त का कुछ भी लेना देना हो, एक्सटेंशंस और ये सारी चीज़ें, वो एक नई अदालत में, मीन अदालत ही अपनी बना लो। ये कैसे वैसे काम है? हमारे चौधरी साहब और हमारी मौजूदा अशराफिया की आपको मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। अदालत पसंद नहीं है, जज पसंद नहीं है तो जज नहीं बदलो, अदालत ही अपनी बना लो। तो उन्होंने एक नई तरमीम अब इंट्रोड्यूस कराने का फैसला किया हुकूमत में, जिसमें एक नई आईनी अदालत, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक नई अदालत बना दो, सुप्रीम कोर्ट 2 बना दो और अपनी मर्जी के जो केसेस हैं वहाँ ले जाओ और वहाँ से फैसला करवा लो, वहाँ मर्जी के जज लगा लो। है ना मज़े की बात? तो ये एक तो हुकूमत का प्लान है। उसके साथ साथ हुकूमत ये चाहती है कि फजल रहमान साहब ये जजेस की तादाद बढ़ाने और उम्र बढ़ाने पे मान जाए। वापसी पे जो या बदले में या रिस्पॉन्स में फजल रहमान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं तादाद ना बढ़ाएं, ना ही आप उम्र बढ़ाएं, बल्कि आप ये कर लें कि एक तो आईनी अदालत बना लें। जो हमारे तक इत्तला है वो ये है कि मौलाना साहब से ये मान रहे हैं कि जजेस की तादाद ना बढ़ाएं और उनकी उम्र भी ना बढ़ाएं, लेकिन आईनी अदालत भी बना लें और साथ साथ चीफ जस्टिस जो मुतय्यन करने का या चीफ जस्टिस लगाने का जो तरीका आइन के अंदर पहले से तय है कि सीनियर तरीन जज ने ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना, उसको हम तब्दील कर लें और ये हक पार्लियामेंट की एक कमेटी को दे दें, पार्लिमान को दे दें, पार्लियामेंट की कमेटी को दे दें कि वो ये फैसला करे कि किसको चीफ जस्टिस लगाना है और किसी भी जज को चीफ जस्टिस लगा दें, जिससे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा और यूं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली जो मिसालें हैं वो फजल रहमान साहब उनको दे रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब अगर बन गए तो आप देखिए जस्टिस याया भी फारिग, याया अफरीदी भी फारिग, जस्टिस मुनीब भी फारिग, जस्टिस मंसूर अली शाह भी फारिग और पता नहीं किस किस को फारिग कर दिया। तो फजल रहमान साहब ये चाहते हैं। अब अगर ये कर लिया जाए तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा पाकिस्तान को? ये तो सुप्रीम कोर्ट काट के आपने मौजूदा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और रजीम है उनकी जेब में डाल दी। इसका मतलब ये है कि वो जिसको चाहें, पहले तो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगवाते हैं,
अगर 17 जजेस हैं तो 7, 8, 9, 10 जजेस तो ऐसे होते हैं जो अमूमी तौर पर उनके अंगूठे के नीचे होते हैं। उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनवा लें जब मर्जी दिल करे, और चीफ जस्टिस बनवा के फिर अपनी मर्जी के फैसले, तो एक किस्म का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। तो इससे लीथल, इससे बदतरीन कानूनी तरमीम जो है वो हो नहीं सकती जो फजल रहमान साहब प्रपोज कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो मैं पहले दिन से, ये मेरा ज़ाती, पहले भी मैंने आपको बार बार कहा कि मेरी पार्टी पोजीशन नहीं है, ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है। मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि फजल रहमान साहब अच्छी डील अपने लिए काटेंगे, और जाहिर है पाकिस्तान के लिए बुरी डील होगी, वो पीटीआई के लिए बुरी डील होगी। वो पीटीआई के साथ एंगेज तो कर रहे हैं, खुदा करे कि वो एंगेजमेंट फ्रूटफुल हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। अब आपको किस्सा मैं जो कल का सुना रहा था कि जब पीटीआई ने जाना था तो तब हुकूमती वफ्द पहुंचा हुआ था, और उसमें भी वज़ीर आज़म साहब थे, और वो उनको मनाते रहे, और फजल रहमान साहब वापस अपनी बात पे मनाते रहे। डेडलॉक बरकरार रहा, और आज दोबारा पीटीआई का वफ्द पहुंच गया मिलने के लिए फजल रहमान। जो बाहर रिपोर्टर्स थे, उनमें से रिपोर्टर्स के साथ जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब हम फजल रहमान साहब के घर के बाहर थे तो वहाँ बहुत सारा प्रोटोकॉल था, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कौन है अंदर। हमने पूछा तो हमें बताया गया कि आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, वो फजल रहमान साहब के अंदर, घर के अंदर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। उतनी देर में पीटीआई का वफ्द पहुंच गया और वो भी सीधा अंदर चला गया। जब वो अंदर गया और अंदर से बाहर आया तो पता चला कि अंदर तो मोहसिन नकवी साहब भी छुपे हुए हैं, और वो भी फजल रहमान साहब के साथ अंदर मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरहाल फिर पीटीआई का वफ्द अंदर से वापस आ गया, बाहर आ गया। उमर अयूब साहब गालबन सीधा अंदर चले गए थे और वापस आ गए, और पीटीआई का वफ्द वापस चला गया, और हुकूमती वफ्द उनके साथ अंदर बातचीत करता रहा। जब हुकूमती वफ्द वहाँ से वापस गया है, अब से थोड़ी देर पहले, हम भी ये वीलॉग इसीलिए लेट रिकॉर्ड करवा रहे थे कि ज़रा डेवलपमेंट देख लें कि क्या हो रही है, ताकि आपको मुकम्मल आगाह किया जा सके। अब जैसे ही हुकूमती वफ्द वहाँ से रवाना हुआ तो दोबारा से पीटीआई का वफ्द अब पहुँच चुका है। उनको खाना पेश किया गया है फजल रहमान साहब की तरफ से, अभी खाना तनावल फरमा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर बातचीत होगी, देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो फजल रहमान साहब की स्टेटेड पोजीशन है, तज्जिया नहीं, कोई छुपी बात नहीं, अंदर की बात नहीं, जो उनकी स्टेटेड पोजीशन है, अगर हुकूमत वो मान ले तो हुकूमत का काम पूरा होता है, और तहरीक इंसाफ को उसका पूरा नुकसान होता है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट को उसका पूरा नुकसान होता है। तो अब की जो सिचुएशन है उसमें मेरा तज्जिया ये है कि फजल रहमान साहब की बात मानी गई तो भी पीटीआई को बहुत नुकसान है, और अगर हुकूमत की मानी गई पीटीआई को नुकसान का मतलब आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि पीटीआई की जो पोजीशन है इस वक्त वो आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पाकिस्तान के फ़ायदे की पोजीशन है। तो अगर अब हुकूमत की मर्जी पूरी होती, काजी साहब रहते हैं, तो जाहिर है काजी साहब अगली अब फेस बन चुके हैं आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हम सबको वो बुरे लगते हैं। लेकिन मेरे तज्जिए में अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आए तो उनसे भी काजी साहब वाले ही काम करवाएगी हमारी जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो मेरे ख्याल में इक्वली बुरा काम होगा, और इसमें कोई अच्छा काम होने की तवक्को है नहीं। तो इसलिए जो फजल रहमान साहब इस वक्त कर रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कानूनी सवाल है, पूछना बनता है। वो सवाल ये है कि आज एक और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, वो भी खबर है, पहले वो दे दूँ और उसमें से सवाल निकलता है। वो ये हुआ कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था कि 41 मेंबर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और 39 मेंबर्स जो हैं वो अगर अपनी डिक्लेरेशन देते हैं कौमी असम्बली में तो उनको भी फिर तहरीक इंसाफ माना जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर फैसला देने की बजाय उन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया कि जी हमें इसमें कन्फ्यूजन है, आप हमें बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए। असल में लटका दिया इस मामले को। आज जस्टिस मंसूर अली शाह मेरा ख्याल पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, और 4 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं, उन्होंने एक दबंग किस्म की क्लैरिफिकेशन वहाँ से जारी की है। ये वजाहत जो है ये इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, ये जहन में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें दी जाएं तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन ने उसे इंप्लीमेंट करने की बजाय वापस वजाहत मांगी थी, कहा था कि हमें थोड़ा सा गाइड कर दे सुप्रीम कोर्ट के, हमने कैसे देनी, हमारे ख्याल में तो ये नहीं देनी बनती। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मबनी 8 जजेस ने वजाहत का एक नोट इलेक्शन कमीशन को भेजा है, जिस वजाहत में बड़ा सीधा सीधा लिखा है कि आप बददियानती कर रहे हैं, जानबूझ के इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा।
इंप्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से यह वजाहतें मांग रहा है। हालांकि जरूरत नहीं है, हमारा फैसला क्लियर था कि 41 मेंबर्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के हैं, पीटीआई के हैं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और 39 39 41 ऑलरेडी हैं, 39 अपनी डिक्लेरेशन देंगे तो उनको मानना पड़ेगा। तो जिन मेंबर्स ने अपनी डिक्लेरेशन दे दी है, जो कि पूरे 39 ने दे दी, उनको फौरी तौर पर पीटीआई का माना जाए और फौरी तौर पर उनका नोटिफिकेशन किया जाए। ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त ये जो है, ये आप ये कह दीजिए कि एक वजाहती नोट, एक डिटेल्ड नोट जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, उन्होंने एक तगड़ा नोट जो है वो आज जारी किया। अब ये रंग में भंग पड़ गई एकदम से, कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जैसे वो कहते हैं ना फोटो बॉम्ब, किसी की फोटो के अंदर आके उसकी फोटो खराब कर देना, ये तरमीम जो है ना, वो सारी की सारी इस वजाहती नोट से असल में तो बिल्कुल तबाह करके रख दी है। इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, जाहिर है, और टाइमिंग इसलिए कोई मेरा ख्याल इसमें बददियानती नहीं है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह आउट ऑफ कंट्री थे, वापस आए उन्होंने इसकी, और इलेक्शन कमीशन ने खुद से ये वजाहत मांगी थी। दे आस्क्ड फॉर इट, अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे आस्क्ड फॉर इट, तो उन्होंने हाथ में गरम गरम वो वजाहत दे दी है। अब इलेक्शन कमीशन का हाथ जल रहा है, वो पकड़ नहीं रहा इस वजाहत को, उनको समझ नहीं आ रही, और चौधरी साहब भी परेशान हो गए इस वजाहत से, क्योंकि अब इस वजाहत के बाद अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने यह भी लिखा कि अगर आपने इस फैसले को इम्प्लीमेंट ना किया, अगर आपने इम्प्लीमेंट ना किया तो इसके ख़तरनाक नताइज होंगे। हमारे फैसले में कोई इबहम नहीं है, फौरी तौर पर यह मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। अब इस फैसले के बाद ये जो नंबर गेम है ये बिल्कुल ही उलट हो गई और इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो जो टिपिकल होता है, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कहते हैं ना, नानी ने खसम कीता माड़ा कीता करके छड़ देता होर माड़ा कीता। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पहले गलत फैसले करती है, फिर जब आगे से पुशबैक होता है तो प्रेशर में आके, क्योंकि फौज का तो टेक्टिकल और जो भी एक ट्रेनिंग होती है वो वॉर गेम्स में होती है ना, कोई पॉलिटिकल मनूवरिंग तो उनकी ट्रेनिंग में शामिल नहीं है, या जो सोशल मनूवरिंग है वो तो ताकत का इस्तेमाल ही पता है। तो जब आगे से पुशबैक आता है ना तो रैटल हो जाते हैं, अक्सर रैटल हो जाते हैं और थोड़े से गुस्से में आके फिर उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो नीजक होता है, या आप ये कह लें कि वो बहुत ही जैसे आप ये कहें कि एक आग भगोला होकर अकल को साइड पे छोड़ के एक मंतक के बगैर वो रिस्पॉन्स होता है, और अक्सर बाद में उसके ऊपर ज़्यादा हजीमत उठानी पड़ती है। अब अक्सर आपने देखा था कि पाकिस्तान में कोई भी खबर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया में लगवानी होती है तो सिक्योरिटी ज़राए का नाम दे के फीड की जाती है अपने टाउट्स के साथ। आज वही पैटर्न किया गया, तो जिससे साफ पता चल रहा था कि ये खबर इलेक्शन कमीशन से नहीं निकल रही, ये भी सिक्योरिटी ज़राए से ही आ रही है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ज़राए। तो अब टाउट्स ये ट्वीट कर रहे हैं, और वो वही टाउट्स चूज़ किए गए हैं, मुन्ना मुनीफ फारूक और दूसरे लोग, उनको चूज़ किया गया, और वो ये खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत दी उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं मानेगा। वाज़े पता चल रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये खबर फीड करवा रही है और ये खबर मीडिया में लगवा रही है और अपने उन्हीं टाउट्स के थ्रू लगा रही है। तो ये जो नीजक अप्रोच है, अब ये फैसला तो इंप्लीमेंट करना पड़ना है, इससे मजीद नुकसान होना है। अब यहाँ पर 2 बारीक बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर सकी और वहाँ से अब हाम है और जिसका नुकसान होने का खदशा है, वो ये है कि ये 41 और 39 41 एंड 31 MNAs के अलावा भी 13 MNAs ऐसे हैं जो अभी तक आज़ाद हैं, जिसमें कई बड़े बड़े नाम हैं, और वो जो 13 MNAs हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया हुआ। वो मेरा ख्याल आज़ाद हैं और उन्होंने शायद डिक्लेयर करना है नहीं करना, ये मुझे अभी कानूनी पोजीशन उसकी पता नहीं, मैं पता कर रहा हूँ। वो जो 13 लोग हैं मीन पीटीआई के, ये 41 और 39 तो बनते 80, असल में असम्बली के अंदर कोई 93 MNAs हैं पीटीआई के। वो जो दूसरे 13 है ना, वहाँ पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो शायद उतना क्लियर नहीं है। अब वही 13 हैं जिनको अगर फजल रहमान मिल जाते हैं हुकूमत के साथ, तो फिर उन 13 में से कुछ लोगों को तोड़ के हुकूमत जो इतनी कॉन्फिडेंट है वो उन 13 की वजह से, उन 13 को कहीं ना कहीं से बीच में से 5 या 4 इनको अगर फजल रहमान साहब सारे वोट दे देते हैं तो फिर 4 या 5 इनको वोट चाहिए। वो हुकूमत को आस उम्मीद उन 13 में से है कि हम उन 13 में से काट लेंगे, क्योंकि वो 13 41 और
39 में नहीं आते, वो अलग से हैं। तो एक तो वो हुकूमत की उम्मीद है, उसको देखते हैं वो डेवलपमेंट क्या होती है, आपके सामने रखेंगे। वो अबहाम है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको भी क्लियर कर देता उसी वक्त अपने फैसले में तो बेहतर हो जाता। लेकिन इसके साथ एक और अब सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन के लिए वो सवाल है। वो सवाल ये है कि क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ था, इसलिए सेनेट का जो केपी के असेंबली का इजलास था, जो इलेक्शन था, वो नहीं करवाया गया था, रोक दिया गया था। और कहा था कि क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा नहीं है सेनेट का, मीन के मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, और जो नोटिफाई किए थे मखसूस नशिस्तें जाली तरीके से इन्होंने, मीन पीटीआई की नशिस्तें छीन के केपी में दूसरी पार्टियों को दिए थे, वो हल्फ नहीं ले सके थे। स्पीकर ने उसके ऊपर अपनी रूलिंग दी थी, और फिर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब उसकी वजाहत भी आ गई। उसके हिसाब से केपी में फौरी तौर पर सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बली दोनों का फैसला दिया है, डिक्लेरेशन लोग दे चुके हैं, अब उस हिसाब से फौरी तौर पर वो नशिस्तें पीटीआई को देनी पड़नी है। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सेनेट के अंदर केपी जो सूबा है उसकी रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं है, सेनेट नामुकम्मल है, क्योंकि सेनेट जो है वो अगर आप गौर करें तो इक्वल नंबर है तमाम, हालांकि सूबे बड़े छोटे हैं साइज़ के अतबार से, आबादी के अतबार से, और कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें हर जगह पर आबादी के अतबार से हैं। सेनेट इस तरह से नहीं है। सेनेट में देखेंगे तो पंजाब की भी उतनी ही सीटें हैं, सिंध की भी उतनी ही सीटें हैं, केपी उतनी ही सीटें हैं, बलूचिस्तान उतनी ही सीटें। वफाक को, फेडरेशन को मजबूत रखने के लिए वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको दी है। अब एक सूबा है जिसको रिप्रेजेंटेशन इस वक्त सेनेट में नहीं है, और वो है केपी। और केपी की रिप्रेजेंटेशन ना होना, इलेक्शन, सेनेट, मखसूस नशिस्तें, इनको तो छोड़ दें, मुल्क की जो फेडरेशन है, मुल्क के लिए ही बहुत बड़ी नुकसानदेह बात है और क्वेश्चन मार्क है कि एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो इस हिसाब से इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट ही नहीं है। तो जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट ही नहीं है और आईनी तरमीम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 अक्सरियत से भी पहले हाउस तो कंप्लीट होगा ना। इनकम्प्लीट सेनेट उस तरमीम को कैसे कर सकता है? तो इसलिए अब जो ये वजाहत आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, इसके बाद सबसे पहले तो अब केपी में इलेक्शन करवाना पड़ेगा सेनेट का, और सेनेट की सीटें जो हैं वो जब देनी पड़ेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या जो भी जीतेगा वहां से कानूनी तौर पर, वो हल्फ लेंगे, सेनेट मुकम्मल होगा, उसके बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम हो सकेगी। तो अब सेनेट की इस सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद देखते हैं कि अब आगे मामला जो है वो किस तरफ को बढ़ता है, क्या होता है, क्योंकि अब इस वक्त तो कानूनी तौर पर, अमली तौर पर अब ये तरामीम नहीं हो सकती, क्योंकि इस वजाहत के बाद अब सेनेट का इलेक्शन हर सूरत करवाना है, और अगर कोई नहीं करवाएगा तो ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके इसको करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर ये वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाएगी ये तरमीम, तो काजी साहब खुद तरामीम को, जिसमें पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक थी, इससे पहले नल एंड वॉइड कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर फुल कोर्ट बनती है तो इस तरमीम को, जो भी ये करेंगे, इसको नल एंड वॉइड कर सकती है। लेकिन बहरहाल एक भरपूर इस टाइम मनसूबाबंदी है, भरपूर स्ट्राइक है इस टाइम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, पाकिस्तान के कानून पर। मकसद एक ही है, और आज ट्वीट भी आए हैं नून लीग की तरफ से, और कहा है कि दोनों एक्सटेंशन होंगी। ये हम नहीं कह रहे, ये अब नून लीग के टाउट्स की तरफ से उनके सहाफ़ी या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, और वो ट्वीट ये कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को भी साथ ही एक्सटेंशन दी जा रही है। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैंने आपको तज्जिया दिया था कि मामला फंसा हुआ है कि नवाज शरीफ सिर्फ काजी को चाहते हैं और आसिम मुनीर साहब काजी को नहीं चाहते क्योंकि उनकी अपनी एक्सटेंशन खतरे में पड़ती। तो कहीं यहां पर बात तो नहीं तय हुई कि चलो इकट्ठी दोनों को दे देते हैं। बहरहाल सुबह के वीलॉग में मजीद आपको तफसील देंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।